स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर शुरुआत की थी आवोगाद्रो परिकल्पना संकल्पना के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था आवोगाद्रो संख्या, है ना। और आवोगाद्रो संख्या के अंदर भी बताया था कि समान ताप और दाब की स्थिति में किसी गैस के निश्चित आयतन में, भिन्न भिन्न गैसों के निश्चित आयतन में उसके अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है, जिसे आवोगाद्रो संख्या कहा जाता है। और उस संख्या का मान भी हमने बताया था 6.022 इंटू 10 की पावर 23, याद है, n a के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब उसमें भी मैंने आपको कहा कि इसमें एक दो पॉइंट और बता देता हूं, पीछे रहेंगे। तो आज हम पहले तो ले लेते हैं आवोगाद्रो संकल्पना के शेष 2 पॉइंट, और मुख्य शुरुआत जो पार्ट की होगी वो होगी परमाणु भार और अणुभार क्या होता है, अणुभार को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इस वीडियो के अंदर आप यही चीजें पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले हम इसके अंदर ये चीज लेते हैं कि आवोगाद्रो संकल्पना में एक पॉइंट रह गया था, ठीक है ना, मुख्य रूप से वो है अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध। अणुभार और वाष्प घनत्व जो होता है इसमें संबंध, वाष्प घनत्व में संबंध क्या होता है, ये आपको जनरली ध्यान में रखना है कि क्या इसके अंदर संबंध आएगा। तो संबंध को बताना है तो अणुभार और वाष्प घनत्व में संबंध होता है कि अणुभार बराबर 2 इंटू वाष्प घनत्व, ये जनरली आपको ध्यान में रखना है, 2 इंटू वाष्प घनत्व, ठीक है। ये इसका एक संबंध दिया गया है। और दूसरा पॉइंट जो है ना वो है परमाणुकता। परमाणुकता किसे कहेंगे, आपको है ना जनरली किसी ने पूछ लिया कि भाई परमाणुकता क्या होती है, तो आप उसका क्या आंसर बताओगे। तो आवोगाद्रो संकल्पना के अंदर यही चीज बताई गई है कि कोई भी तात्विक गैस, देखो शब्द यहां पर दिया गया है तात्विक गैस, वास्तव में तात्विक गैस ना लेके हम इसको तत्व के रूप में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा पहले मैं लिख देता हूं। तो देखिए क्या कहता है कि किसी तात्विक गैस के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, संख्या निश्चित होती है, जिसे परमाणुकता कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, परमाणुकता कहा जाता है या कहते हैं। ये परिभाषा आपको जनरली ध्यान रखनी है। और आपको पता है ना कि तत्व की जब बात की जाती है तो तत्व के अंदर परमाणुओं की संख्या तो निश्चित होती है, तो वही उसकी क्या कहलाती है, परमाणुकता कहलाती है। तो आवोगाद्रो संकल्पना के अंदर ये 2 पॉइंट जनरली आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आज के मुख्य टॉपिक के ऊपर, ये है परमाणु भार। देखो, हम जानते हैं कि परमाणु को हम देख नहीं सकते, हम क्या बोलते हैं, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो अविभाज्य है और जो प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अपन परमाणु के नाम से जानते हैं। तो सूक्ष्मतम कण है जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते, ये इसकी परमाणु की परिभाषा हमने पढ़ी है, ठीक है। तो जब हम उस कण को देख भी नहीं सकते तो क्या हम उसका आसानी से द्रव्यमान निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। इसलिए पहले के टाइम में क्या किया कि इन्होंने रसायन विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा कि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु जो होता है उसके द्रव्यमान के आधार पर किसी भी परमाणु के परमाणु भार को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसके सापेक्ष माना गया, ठीक है। लेकिन वो परिभाषा वहां पर सक्सेस नहीं हुई इतनी, ठीक है। तब आज के समय में एक विशेष प्रकार का उपकरण काम में लिया जाता है जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम आता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा किसी भी परमाणु के परमाणु भार को निकाला जाता है। लेकिन एक चीज मैं आपको पहले ही कह देता हूं कि ये मान जो भी होते हैं ना, ये प्रायोगिक मान है, ठीक है। मैं इस वीडियो के साथ में इसका
इस मास स्पेक्ट्रोमीटर का एक फोटो इमेज साथ में डाल रहा हूं, आप देखना। और उसमें प्रोसेसिंग सिस्टम भी दिया हुआ है एक इमेज के रूप में। उस इमेज को देखो आपके किस प्रकार से उसको ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान या भार निकाला गया। क्योंकि आप देखो हाइड्रोजन की जब बात की जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व। और कहा जाता है कि जब परमाणु क्रमांक 1 है तो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे हल्के तत्वों के अंदर ये आता है हाइड्रोजन, है ना। अब हाइड्रोजन सबसे हल्के तत्व में आ रहा है, तो जब उसका द्रव्यमान या भार इसके द्वारा निकाला गया इस उपकरण के द्वारा, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार, हाइड्रोजन का परमाणु भार जो दिया गया है वो आया 1.008 ग्राम। कितना? 1.008 ग्राम, यानी 1 ग्राम। और जनरली हम कितना लिखते हैं? 1 ही लिखते हैं, क्योंकि तो पीछे वाली संख्या 0 आ रही है ना, तो इसके हिसाब से इसको 1 ही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब जब परमाणु भार की परिभाषा आई, तो परमाणु भार की परिभाषा आज के समय में कार्बन 12 के अनुरूप दी गई है, कार्बन 12 के अनुरूप। अब आप सोच रहे हो कि कार्बन 12, तो कार्बन का समस्थानिक है, आपने पढ़ा ना, समस्थानिक के बारे में पढ़ा है ना। तो कार्बन 12 समस्थानिक है और उसके आधार पर परमाणु की परमाणु भार की परिभाषा दी गई है। तो हम पहले लेते हैं परमाणु भार की परिभाषा, ठीक है। तो परमाणु भार की परिभाषा क्या कहती है वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो किसी तत्व का परमाणु भार, ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी होता है। अधिक क्या होता है? भारी होता है। देखो क्या कहता है ये, कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो हमें ये बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12, कार्बन के बारे में दिया गया है, कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परमाणु भार के नाम से जाना जाता है। तो यही इस परमाणु भार की परिभाषा है जो आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। पहले के टाइम में इसको एक यूनिफाइड मास के रूप में लिखा जाता था। किसके रूप में? यूनिफाइड मास। देखो परमाणु भार या द्रव्यमान जो होता है, तो परमाणु भार का मात्रक पहले लिखते थे किसके रूप में? म्यू के रूप में, जिसे लिखते हैं यूनिफाइड मास, यानी क्या लिख सकते हैं? एकीकृत द्रव्यमान के रूप में। और अब जो अपन लिखते हैं इसको, वो AMU के रूप में लिखते हैं आज के समय में, ठीक है। A मतलब होता है एटॉमिक, M मतलब मास, और U का मतलब होता है यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के रूप में इसे लिखा जाता है। यानी हम परमाणु भार को इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी का भी आप जैसे अपन यहां लिखेंगे ना, तो 1.008 ग्राम भी लिख सकते हो, या इसको 1.008 म्यू के रूप में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये परमाणु भार की परिभाषा है। वापस सुन लीजिएगा, परमाणु भार का मतलब किसी तत्व का परमाणु भार
वह संख्या है जो हमें ये बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 1/12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी होता है। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब हम लेने जा रहे हैं मुख्य रूप से वो है आणविक द्रव्यमान, अणुभार या मूलर द्रव्यमान। तीनों चीजें एक ही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब हम लेते हैं इसके अंदर आगे वो पॉइंट आता है अपना आणविक द्रव्यमान या अणुभार, या हम कह सकते हैं मोलर द्रव्यमान। देखो तीनों पॉइंट एक ही है, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए तो हमारा पहला पॉइंट शुरू करते हैं इसका। पहले आपको इसमें देखो, एक तो आया परमाणु भार, एक आया आणविक द्रव्यमान, और एक आता है औसत परमाणु भार के बारे में, जो अपन इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा मैं आपको कि भाई ये औसत मान क्या होता है, किस प्रकार से इसे प्रदर्शित करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज है अब वाली, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या नाम देंगे अभी, जिसे नाम दिया जाएगा आणविक द्रव्यमान, या क्या कह सकते हैं अपन, देखो आणविक द्रव्यमान या हम कह सकते हैं अणुभार। पहला मतलब हम लिख सकते हैं इसको आणविक द्रव्यमान, ठीक है, या हम बोल सकते हैं अणुभार, या इसे लिखा जाता है मोलर द्रव्यमान। क्या लिखते हैं, मोलर द्रव्यमान। इसमें कोई कंफ्यूज मत होना आप, तीनों चीजें एक ही है। किसी भी पदार्थ को अगर अपन मोल के रूप में, द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो उसको मोलर द्रव्यमान भी कह सकते हो, या अणुभार भी कह सकते हो, या आणविक द्रव्यमान भी कह सकते हो। तो इसको निकालने के लिए हम है ना क्या करेंगे, मैं आपको कुछ विशेष तौर पे कुछ तत्वों की भार लिखा दूंगा, ताकि आप कोई भी टॉपिक लेते हो, आपको कुछ पूछ लेते हैं तो उसके बारे में अध्ययन निकाल सकते हो इनके मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो एक अणु या यौगिक जो होता है ना, उसमें कई अलग अलग तत्व, ये परमाणु उपस्थित होते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस परमाणु का परमाणु भार लिखना है, फिर उसमें देखना है कि उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो उस संख्या को परमाणु भार से गुणा करो और फिर सबको एक साथ जोड़ दो, तो मान आएगा, जिसे हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान के रूप में लिखा जाता है। तो हम पहले इसकी परिभाषा लिख देते हैं कि एक अणु या यौगिक में उपस्थित परमाणु को उनके परमाणु भार और परमाणु संख्या से गुणा कर सभी का योग करने पर, सभी का क्या करना है, योग करना है, सभी का योग करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान। क्या कहा जाता है, आणविक द्रव्यमान या अणुभार या मोलर द्रव्यमान। क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, मोलर द्रव्यमान कहा जाता है। ये आपको इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है। अब मैं ना साइड में यहां पर एक बता रहा हूं सारणी, जिसके अंदर क्या करता हूं मैं, आपको जो तत्व हमारे सिलेबस के हिसाब से कोई भी आपको अगर पूछते हैं, किसी यौगिक का अणुभार निकालना है या आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो पहले आप उन तत्वों के परमाणु भार याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां मैं कुछ परमाणु भार ले रहा हूं। ठीक है,
जैसे सबसे पहला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद हमें जो यूज ले रहे हैं ना, ज्यादा उपयोग में आने वाले उन तत्वों की बात करें अपन। ठीक है, हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के बाद कार्बन है, तो कार्बन का 12 आ गया। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 14 आ गया। ऑक्सीजन है, इसका 16 आ गया। ठीक है, फिर हम लेते हैं सोडियम। सोडियम का ध्यान रखिएगा 23। कितना होता है? 23। ठीक है, फिर आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसके हिसाब से इसको 24 के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, और फिर हम लेते हैं इसके बाद, जैसे आ गया सल्फर, तो सल्फर का कितना होता है? 32 के रूप में लिखते हैं हम। ठीक है, नाइट्रोजन आ गया, कार्बन आ गया, ऑक्सीजन आ गया, सोडियम आ गया, मैग्नीशियम। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन है, तो क्लोरीन का लिखा जाता है 35.5, याद रखना है आपको। ठीक है, और फिर हम लेते हैं जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम का लिखा जाता है कितना? 40 के रूप में। 20 परमाणु क्रमांक है, तो 40 लिखते हैं। और पोटेशियम का ध्यान रखना, तो 39 पॉइंट समथिंग होता है, हम उसको 39 के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये विशेष तौर पे जो ज्यादा, अब इन्हीं से मिलकर यौगिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? जैसे हम देखो, एग्जाम्पल लेता हूं मैं इसका। आपको एग्जाम्पल दिया कि जल H2O का आणविक द्रव्यमान निकालिए। आणविक द्रव्यमान निकालो। ठीक है, अब देखो कैसे निकालते हैं। तो हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या कहती है कि यौगिक में उपस्थित परमाणुओं को उनके परमाणु भार और संख्या से गुणा कर सभी का योग किया जाता है ना, परमाणुओं के अंदर। ठीक है, अब आपको दिया है जल। अब जल में देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन कितना है? 1। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसमें परमाणु भार इनटू परमाणु संख्या, ये ध्यान रखिएगा, बस और कुछ नहीं, ये याद रखो। अब H2O है, H2O में हाइड्रोजन परमाणु भार कितना होता है? वहां से देखो 1। हाइड्रोजन का भार कितना है? 1। परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। तो 1 इंटू 2, हाइड्रोजन पूरा हो गया। प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, तो भार लिखते हैं 16 इंटू कितना है? 1। ठीक है, अब आप इसको निकालोगे तो 2 प्लस 16 कितना आया? 18। कितना भार आया? 18 के रूप में आ गया। अब चाहे ग्राम में लिखते हो तो ग्राम में लिखो, या म्यू के रूप में लिखो, या एमयू के रूप, सॉरी, ग्राम के अंदर लिखा जाएगा। आणविक द्रव्यमान की बात करें हम, ठीक है ना, तो ये 18 ग्राम के अंदर आ गया। ये इसका क्या आ गया? आणविक द्रव्यमान आ गया। निकाल सकते हो। देखो सिंपल तरीका है, परमाणु भार उस तत्व का ले लो, परमाणुओं की संख्या कितनी है, फिर उनको ही जोड़ दो। आगे से आगे जितने तत्व है उतने जोड़ दो, तो उसके हिसाब से। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अपन कुछ और तत्व लेते हैं जो महत्वपूर्ण है, उन तत्वों का क्या निकालते हैं? परमाणु, ये आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालते हैं। और 2-4 मैं आपको उदाहरण दे दूंगा जो आपको खुद को करना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, चलिए अब हम लेते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब आपके पास ये सारणी बनी हुई है। अब इस सारणी से फटाफट आप कोई भी किसी का भी द्रव्यमान निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल में लिखवा रहा हूं, एग्जांपल कुछ पहले एग्जांपल लिखवा देता हूं, फिर आप देखते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल्स के अंदर हम पहला जल ले लिया, पहला क्या था? H2O। अब दूसरा है NH3, तीसरा है CO2, चौथा है CH4, ठीक है, पांचवा है CaCO3, और छठा हम ले लेते हैं, जैसे इसी में आ जाता है HNO3, सातवां HCl, आठवां H2SO4, ठीक है, नौवां सबसे महत्वपूर्ण C2H5OH, जिसे हम कहते हैं एथेनॉल।
क्या नाम देते हैं, एथेनॉल। और 10वां जो परीक्षा के अंदर पूछा जाता है C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज। ये आपके पास में हर तरह के उदाहरण आ गए, ठीक है, जिसमें देखो जल आ गया, अमोनिया गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेथेन, कैल्शियम कार्बोनेट, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, फिर ये कार्बनिक यौगिक में एथेनॉल आ गया और ग्लूकोज आ गया। अब इन सब में देखो आप तत्व जो उपस्थित है वो यहाँ इसके भाग लिखे हुए है ना। अब आपको मैं इसमें सेलेक्ट करके कोई भी एक दो उदाहरण मुख्य रूप से बता देता हूं, 2-3 उदाहरण में। जैसे अपन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट एक, ठीक है, जो मैं रेड मार्क कर रहा हूं मैं करवा रहा हूं, बाकी आपको खुद करने, ठीक है। एक ले रहा हूं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और एक ले लेता हूं ग्लूकोज, बाकी आप खुद करना, ठीक है। तो हमारे पास जैसे 5वां नंबर आता है CaCO3, ठीक है। अब देखो सबसे बेसिक पहले आता है कैल्शियम, तो कैल्शियम परमाणु भार कितना है 40, तो क्या लिखते हैं 40 इंटू कैल्शियम की संख्या कितनी है 1, ठीक है, प्लस कार्बन, कार्बन हमारे पास एक ही है, कार्बन का कितना है 12, तो क्या लिखेंगे 12 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का कितना है 16, 16 इंटू 3, ये 16 इंटू 3। अब आप इन सबको हल करो, तो 40 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 कितने हुए 48 हुए, 16 इंटू 3 16 दिया 48 हुए। अब आपको इसका आणविक द्रव्यमान है, तो देखो 12 और 48 ये कितने हुए 60, 60 और 40 कितना हुआ 100, तो इसका कितना भार आया कैल्शियम कार्बोनेट का 100 आया। निकाल सकते हो, क्या किया हमने प्रत्येक परमाणु का पहले परमाणु भार लिखा, फिर उसमें परमाणु की संख्या लिखी एक, फिर दूसरा परमाणु है उसका भार और संख्या, फिर तीसरा परमाणु, फिर इनका गुणा करके गुणा कर दिया अलग अलग, फिर इनको जोड़ दिया, ये इसका पॉइंट आ गया। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण है 8वां H2SO4, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा है सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखो क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल में सबसे पहले क्या है परमाणु हाइड्रोजन, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार कितना है 1, तो क्या लिखोगे 1 इंटू परमाणुओं की संख्या 2, प्लस सल्फर, सल्फर का भार है 32 है ना, तो 32 इंटू कितना है एक परमाणु है, प्लस ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन का कितना है 16, तो 16 इंटू कितने आ गए 4। अब इनको हल करो, तो 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 16 2 32, 16 दिया 48, 16 चौक 64, तो कितना आया 64। अब देखो आप ये हुआ 34 प्लस 64 कितना हुआ 8, और ये हो गया 98 ग्राम के। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना होगा 98 होगा। ये मैंने महत्वपूर्ण आपको बता दिए हैं। अब आता है मुख्य रूप से ग्लूकोज का, 100% याद रखना है आपको, ठीक है। तो ग्लूकोज देखो कैसे निकालते हैं, ये यहां ले लेता हूं मैं, कौन सा नंबर है 10 नंबर, C6H12O6, ठीक है। तो अब कार्बन देखो सबसे पहला परमाणु कौन सा है कार्बन, है ना, कार्बन कितना है 12, कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी है 6, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 12 इंटू 6, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भार 1, तो 1 इंटू 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, परमाणु कितने हैं 6। अब आप इसको हल करना, तो 12 इंटू 6 कितने हुए 12 72, ठीक है, तो 72 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 6 कितने हो गए
16 दो 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64, 16 पांच 80, 16 छक्के 96। कितना आया? 96। अब आप इनको जोड़ो, जोड़ोगे? देखो जोड़ने का तरीका, 12 में से अब इधर कितने 96 है, तो 96 में 4 जोड़ दो, कितने हुए? 100। ठीक है, अब 100 तो उधर हो गए, अब इधर 4 जोड़े, पीछे कितने रहे? 8। 8 और 72 कितने हुए? 80। 80 ये हो गए और 100, टोटल कितना हुआ? 180, 180 ग्राम। ठीक है, ये आप इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी यौगिक का या किसी भी अणु का आणविक द्रव्यमान, अणुभार या मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो आज मुख्य रूप से अपन ने ये चीज ली है। अब इसमें से कोई भी एक, जैसे अपन नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो जैसे नाइट्रिक एसिड है 6 नंबर, तो नाइट्रिक एसिड का एक और बता देता हूं बस, ताकि नाइट्रोजन का भी आ गया, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, कैल्शियम आ गया, सल्फर भी आ गया। अब एक नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा हाँ, इसमें एक उदाहरण और ध्यान रखिएगा, 11 नंबर, वो है NaCl, 12 नंबर NaOH और 13 नंबर है Na2CO3। ये सोडियम के हैं 3। ठीक है, तो एक अपन ले लेते हैं, जैसे अपन कौन सा ले रहे हैं? 6 नंबर, ये ले रहा हूं मैं 6 नंबर HNO3। ये है नाइट्रिक एसिड, कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक और इसका ले लेते हैं नाइट्रिक अम्ल, ये क्या है? ग्लूकोज। तो नाइट्रिक अम्ल का लेंगे तो देखो अब तो सरल हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 × 1 प्लस नाइट्रोजन का 14, परमाणु कितने? 1, प्लस ऑक्सीजन का 16 × 3, परमाणु 3 है, तो 1 प्लस 14 प्लस ये कितने हो गए? 16 × 3, 16 दो 32, 16 तिया 48, तो 48 और ये हो गए 62 और ये कितना हुआ? 63। ठीक है, तो आप ये सभी आणविक द्रव्यमान नोट कर दीजिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और जो मैंने छोड़े हैं वो सभी आपको खुद कॉपी के अंदर नोट करने हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।